एक तरफ रिद्धिमा खुद से ही पछता रही थी कि उसे ऋषित से ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा की बात सुनकर ऋषित काफी डिस्टर्ब हो गया था। सच बात तो ये थी कि आज जिस मीटिंग के लिए ऋषित जाने वाला था वो मीटिंग उतनी भी जरूरी नहीं थी। इसलिए ऋषित ने कल रात को ही सोते वक्त सोचा था कि वो ये मीटिंग पोस्टपोन कर देगा और निशांत को स्कूल से जल्दी लेकर आएगा और पूरा दिन निशांत के साथ बिताएगा। निशांत काफी दिनों से ऋषित से एम्यूजमेंट पार्क ले जाने की जिद कर रहा था, तो ऋषित ने निशांत से वादा भी किया था कि वो उसे ले जाएगा, पर इतने दिनों से ऋषित समय ही नहीं निकाल पा रहा था। और आज जब उसने सोचा था कि वो निशांत को एम्यूजमेंट पार्क ले जाएगा, पर रिद्धिमा की बात सुनकर उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई और सारा मूड बिगड़ गया था। घर से बिना नाश्ता किए ही ऋषित मीटिंग के लिए निकल पड़ा था। बॉस का मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा था और ये चिराग भी समझ चुका था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा का काम में मन ही नहीं लग रहा था। न जाने क्यों उसके दिल में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे और उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। रिद्धिमा सोचते हुए मन में बोली, हे भगवान, ये कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। भगवान, अब मेरी लाइफ में और क्या बुरा होने को रह गया है। कुछ बुरा होने के डर से रिद्धिमा और ज्यादा टेंशन लेने लगी। वहीं दूसरी ओर मीटिंग के लिए ऋषित एक होटल जा रहा था। हमेशा जब ऋषित कभी अरोड़ा मेंशन से बाहर निकलता था तो उसके साथ उसका असिस्टेंट और उसके बॉडीगार्ड्स साथ रहते थे। आज भी चिराग ऋषित के साथ उसकी कार में बैठा हुआ था और पीछे से दूसरी एक कार आ रही थी जिसमें ऋषित के गार्ड्स थे। ऋषित की कार आखिर उस होटल पहुंच ही गई। ऋषित कार से उतरकर होटल की एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगा और चिराग उसके पीछे था और गार्ड्स भी। तभी दूर से कोई शार्प शूटर ऋषित पर निशाना लगा रहा था और पल भर में ही उस शार्प शूटर ने ऋषित पर गोली भी चला दी। लेकिन ऋषित की किस्मत अच्छी थी कि उसके बॉडीगार्ड्स में से एक गार्ड को दिख गया कि कोई उन पर निशाना लगाए हुए था। इसलिए उस गार्ड ने सही वक्त पर ऋषित को साइड में खींच लिया, लेकिन गोली ऋषित के हाथ को छूकर निकली। ऋषित के हाथ से खून बहने लगा तो फौरन उसके बाकी के गार्ड्स ने ऋषित को घेर लिया। चिराग ने पुलिस और एम्बुलेंस को फोन कर दिया। एम्बुलेंस के आने के बाद ऋषित को एम्बुलेंस में ले जाया गया, पर तब तक ऋषित के हाथ से काफी खून बह चुका था और ऋषित को चक्कर सा आ रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। चिराग ने ऋषित को ऐसे देख उसे हौसला देते हुए कहा, सर प्लीज, आपको होश में रहना है सर। ऋषित ने दिल ही दिल में खुद को याद दिलाया कि उसे अपने बेटे के लिए जीना था और उसे अभी नहीं मरना। उसे अपने बेटे से किया वादा निभाना था और वो अपने बेटे को अम्यूजमेंट पार्क जरूर ले जाएगा और उसे अपने बेटे को बड़ा होते हुए भी देखना था। उस एक पल में ऋषित को एहसास हुआ कि रिद्धिमा किस हालत से गुजरी होगी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। तब तो ऋषित ने रिद्धिमा का दिल तोड़ दिया था और फिर रिद्धिमा प्रेग्नेंट भी थी। जब वो एक्सीडेंट में घायल होगी, हॉस्पिटल में होगी, तो शायद उसने खुद को ऐसे ही समझा होगा। ये सोचकर ऋषित को एक बार फिर अपने किए पर पछतावा हुआ। जल्दी ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। उधर थोड़ी देर बाद अरुण का फोन बजने लगा। फोन चिराग का था। अरुण थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि बहुत ही अर्जेंट बात हो तभी चिराग उसे फोन करता था, इसलिए अरुण ने फौरन फोन उठाया। दूसरी साइड से चिराग ने अरुण को बताया कि ऋषित पर जानलेवा हमला हुआ था और उसे सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया था। चिराग की बात सुनकर अरुण को इतना बड़ा सदमा लगा कि फोन उसके हाथ से छूट गया। ये तो अच्छा था कि देवयानी वहां पर थी और उसने फौरन अरुण को सहारा दिया और पूछा, क्या हुआ अरुण? अरुण के मुंह से किसी तरह शब्द बाहर निकले, ऋषित को गोली लगी है, किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया है। देवयानी भी ये सुनकर शॉक्ड हो गई, पर वहीं रिद्धिमा ने जब ये सुना तो वो दंग रह गई और उसका दिल और ज्यादा घबराने लगा। रिद्धिमा बस अब एक बार ऋषित को देखना चाहती थी। अगले कुछ ही मिनटों में अरोड़ा मेंशन से सभी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। रिद्धिमा भी निशांत को मायरा के भरोसे छोड़ हॉस्पिटल में आई हुई थी। चिंता से अरुण के चेहरे की झुर्रियां और ज्यादा गहरी लग रही थी। देवयानी और सूरज को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषित का ऐसा कौन सा दुश्मन था
जो उसकी जान लेना चाहता था। चिराग को भी अपने बॉस की फिक्र हो रही थी, पर फिर भी जो काम जरूरी था वो काम चिराग किए जा रहा था। और रिद्धिमा उसकी तो आंखें बार बार भर आती थी, लेकिन वो किसी तरह खुद को रोक रही थी। और उसे अब बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि उसने ऋषित से सुबह ऐसे क्यों कह दिया। थोड़ी ही देर में डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उन्हें ऋषित की कंडीशन के बारे में बताते हुए बोले, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ कि गोली सिर्फ हाथ को छू कर गई है, तो खतरे की कोई बात नहीं है, बस उन्हें आराम की जरूरत है। अरुण की आंखें भर आई थी। उसने दिल से डॉक्टर को शुक्रिया करते हुए कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर। कोई और ऋषित के कमरे में जाता इससे पहले रिद्धिमा अंदर भागी। ऋषित आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था और उसे सलाइन लगी हुई थी और हाथ पर एक बड़ा बैंडेज था और उसके चेहरे से वो बहुत ज्यादा थका हुआ सा लग रहा था। रिद्धिमा उसके पास बैठकर उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए बोली, आई एम सॉरी ऋषित, मैं वो नहीं बोलना चाहती थी पर गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। ऋषित, आई एम सॉरी। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी ऋषित ने धीरे से अपनी आंखें खोली और वीक आवाज में उसने कहा, क्या तुम इसलिए रो रही हो कि मैं जिंदा बच गया? रिद्धिमा ये सुनकर पहले तो शॉक्ड हो गई, पर फिर रिद्धिमा ऋषित को गुस्से से घूरने लगी। इससे पहले रिद्धिमा कुछ कहती, बाकी सब भी कमरे के अंदर आ गए। तभी अरुण ने चिंता से पूछा, बेटा तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? ऋषित ने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। देवयानी झूठ मूठ के आंसू बहाते हुए बोली, ओ मैं तो कितना डर गई थी और भगवान से बस प्रार्थना किए जा रही थी। भगवान का ही आशीर्वाद है कि तुम बिल्कुल ठीक हो ऋषित बेटा। तभी सूरज भी ऋषित को देख बोला, ओ माँ रिलैक्स, मुझे तो पता ही था कि मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है और उसे कुछ नहीं होगा। तो ऋषित भाई अब जल्दी से ठीक हो जाओ। तभी अचानक से गुस्से से अरुण बोला, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस में इतनी हिम्मत है जो तुम पर हमला करे। जिस पर चिराग ने जवाब देते हुए कहा, वो हम पता कर लेंगे अरुण सर, मैंने ये पता करने के लिए आदमियों को लगा दिया है। तभी ऋषित को कुछ दवाइयां देने के लिए नर्स आई, तो बाकी सब कमरे से बाहर चले गए। डॉक्टर ने अरुण को बताया कि ऋषित बिल्कुल ठीक था और खतरे से बाहर था। फिर डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो लोग ऋषित को आराम करने दें और यहाँ ज्यादा देर न रुके। देवयानी ने ऋषित के लिए फिक्र का दिखावा करते हुए अरोड़ा मेंशन से ऋषित के लिए खाना मंगवाया। तो ऋषित ने थोड़ा खा लिया और खाने के बाद अरुण, देवयानी और सूरज घर चले गए, पर रिद्धिमा वहीं रुक गई क्योंकि वो सुबह के लिए ऋषित से माफी मांगना चाह रही थी। रिद्धिमा ऋषित के पास रुक रही है ये देख अरुण को दिल ही दिल में लगा कि शायद रिद्धिमा और ऋषित के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। रिद्धिमा ने अपने पापा को फोन पर सब बताया तो सुहास भी परेशान हो गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषित पर कौन हमला करवा सकता था। रिद्धिमा अपने पापा से बात करते वक्त ऋषित के कमरे से बाहर आ गई थी। फिर सुहास से बात खत्म करके वो वापस ऋषित के कमरे की ओर जा रही थी कि तभी उसे चिराग मिल गया। रिद्धिमा ने चिंता से चिराग से पूछा, चिराग ये सब किसने किया? तभी चिराग ने सच बताते हुए कहा, आप तो जानती है मैम कि बिजनेस में ऋषित सर की कई राइवल्स हैं, लेकिन कोई ऐसे हमला करवाएगा ये थोड़ा अजीब है, तो हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक सर को डिस्चार्ज नहीं मिल जाता उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर 4 गार्ड्स रहेंगे और बाकी के गार्ड्स हॉस्पिटल के गेट पर होंगे। तभी रिद्धिमा ने कुछ सोचते हुए पूछा, ओके, और वो गार्ड जिसने ऋषित की जान बचाई वो कैसा है? चिराग ने जवाब देते हुए कहा, ऋषित सर को संभालने में उस गार्ड को थोड़ी चोट लग गई है और वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। रिद्धिमा फौरन चिराग के साथ उस गार्ड को मिलने गई। फिर रिद्धिमा ने उसका शुक्रिया अदा किया। रिद्धिमा ने गार्ड के कमरे से बाहर आकर चिराग से कहा, गार्ड ने जो किया वो भले ही उसकी ड्यूटी थी, लेकिन उसने ऋषित की जान बचाई है। तो हो सकता है कि वो इनाम लेने को तैयार ना हो, लेकिन इसके बदले आज के बाद हर दिवाली में उनके घर गिफ्ट्स और मिठाई भेज दिया करना। ये काम मैं तुम पर सौंप रही हूँ। चिराग ने फौरन कहा, जी मैडम। रिद्धिमा ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, वो गार्ड जब तक हॉस्पिटल में एडमिट है उनका अच्छे से इंतजाम करवा लीजिए और उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
और उनके हॉस्पिटल के बिल को भी आप ही मैनेज कीजिए। रिधिमा सच में कितनी अच्छी इंसान है, ये सोचकर चिराग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने हामी भरते हुए कहा, जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तभी रिधिमा का फोन बजने लगा। फोन मिहिर का था। रिधिमा उससे बात करने के लिए कॉरिडोर में ही रुक गई और चिराग ऋषित के कमरे में चला गया। चिराग ने ऋषित को सब कुछ बताते हुए कहा, सर, कुछ इस मीटिंग के लिए जाते वक्त ये सब हो गया था। वो मीटिंग मैंने 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दी है और हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ये पता करने की कि ये सब किसने किया। लेकिन मैंने पुलिस कमिश्नर से भी बात कर ली है, वो भी हमारी मदद करने को तैयार है और मैंने उनसे ये भी कह दिया है कि मीडिया तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए और मैंने भी इंतजाम कर दिया है कि मीडिया तक ये खबर ना पहुंचे। ऋषित ने धीमी आवाज में पूछा, ठीक है, और वो गार्ड, क्या उसे भी चोट लगी है? तभी चिराग ने जवाब देते हुए कहा, हाँ सर, थोड़ी चोट लगी है पर अब वो ठीक है। रिधिमा मैडम खुद मेरे साथ उससे मिलने आई थी, उसका शुक्रिया अदा करने, और मैडम ने मुझे ये भी कहा है कि हर साल दिवाली पर उसके घर में गिफ्ट्स भिजवा दिया करूं, और मैडम ने ये भी कहा कि उसकी ट्रीटमेंट की भी सारी जिम्मेदारी मैं देख लूं। और सर, एक बात कहूं? ऋषित ने बाहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ बोलो। चिराग रिधिमा की तारीफ करते हुए बोला, सर, रिधिमा मैडम सच में बहुत अच्छी है। वो उन लोगों में से है जो हर किसी के अच्छे के बारे में ही सोचते हैं और जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करते। जिस पर ऋषित सोच में पड़ गया और उसे आज सुबह की बात याद आ गई और फिर अभी थोड़ी देर पहले कैसे रिधिमा रोते हुए उससे माफी मांग रही थी वो भी याद आया। ऋषित को ऐसे चुप देख चिराग ने कहा, सर, आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर दिया है तो अब आप आराम कीजिए। इतना कहकर चिराग कमरे से बाहर चला गया। क्या ऋषित जान पाएगा कि उस पर हमला किसने किया था? क्या रिधिमा ऋषित से बात कर पाएगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।